अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जनरल नॉलेज का 5वां सेट और इसके उत्तर लेकर के आया हूं। ये 50 क्वेश्चंस का सेट है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस काफी रिसर्च के बाद बनाए गए हैं। आप सभी से एक गुजारिश है कि कृपया इसे पूरा देखिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आपके ज्ञानवर्धन और उत्साहवर्धन के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, इवन जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि SSC, CDS, NDA जैसी चीजों की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज्यादा वरदान साबित होगा। कृपया करके इसे पूरा देखिए, आसान से और आराम से, पूरे गहनता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपका ज्ञानवर्धन होगा। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। एक बात और भी कह देता हूं कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी चीजें हर दूसरे दिन आती हैं जो आपको 50-50 क्वेश्चंस सॉल्व करके बताती है और उसी के साथ साथ न जाने कितने ज्यादा और भी नॉलेज आपको देती है। इसका फायदा उठाएं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ यूट्यूब चैनल को देखना ही तो है, डेटा काफी ज्यादा है आपके पास। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, द वर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज नॉट इंसर्टेड in 42nd Amendment Act 1976. The options are socialist, secular, dignity और integrity. हिंदी में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूं कि इनमें से संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 में कौन सा शब्द नहीं ऐड किया गया था जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो सोशलिस्ट ऐड किया गया था, सेक्युलर भी ऐड किया गया था, इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया था, लेकिन डिग्निटी जो शब्द है ये ऐड नहीं किया गया था और आज भी यह नहीं है। तो ये सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डिग्निटी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी तब किया गया था 1976 में। उस दिन या उस समय भारत में इमरजेंसी लग रहा था। चलते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। The preamble of Indian Constitution has been taken from Constitution of which country? British Constitution, Ireland Constitution, American Constitution या French Constitution? भारत का जो प्रियम्बल है, जो संविधान की प्रस्तावना है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और आपकी जानकारी के लिए ये एक चीज और बता दूं कि उस प्रस्तावना में इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी जो शब्द हैं वो फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब भारत का संविधान लिख रहे थे तो उससे पहले उन्होंने विश्व के 60 देशों का संविधान पढ़ा था। जस्ट इमेजिन कि उस उम्र में उन्होंने कितनी मेहनत करी थी और आज जिस पे हमारा देश चल रहा है वो उन्हीं के द्वारा लिखे हुए संविधान पर चल रहा है। तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने बड़े स्कॉलर थे वो। तो दैट्स नाइस। इसके बारे में, प्रियम्बल के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हर किसी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, ये हमारा मूल चीज है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि हु इज एम्पावर्ड टू ट्रांसफर द जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। मतलब कि इन लोगों में से किसको पावर है कि एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दे। इसके ऑप्शंस हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया और द इंडियन कैबिनेट। इसका सही उत्तर होगा प्रेसिडेंट, और जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के से सलाह लेकर के एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, उसके पास ये पावर है। वैसे कहने को प्रेसिडेंट इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। जो अभी श्री रामनाथ कोविंद हैं वो 14वें राष्ट्रपति हैं देश के अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम इंटरवल परमिटेड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। संसद में 2 सेशंस या 2 सत्र के बीच में कम से कम कितना, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम इंटरवल हो सकता है। इसके ऑप्शंस हैं 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स और 9 मंथ। तो इसका सही उत्तर होगा 6 मंथ्स। मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा जो संसद के सत्रों के बीच में कार्यकाल हो सकता है, समय हो सकता है, टाइम डिफरेंस हो सकता है, वो हो सकता है 6 मंथ्स, 6 महीने। यानी कि संसद में कम से कम 2 सत्र जरूर होने चाहिए। वैसे 3 सेशन चलते हैं BMW से, याद रख लीजिए आप। BMW इज फर्स्ट वन बजट सेशन,
देन मॉनसून सेशन एंड BMW इज विंटर सेशन। ऑलराइट, तो इसको याद रख लीजिए, 3 सेशन चलते हैं वहां पर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इसके ऑप्शंस हैं 250, 238, 245 और 248। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं तो उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या होती है 238। वैसे राज्यसभा में टोटल सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 250, लेकिन उसमें से 238 सदस्य जो है इलेक्ट किए जाते हैं और बाकी 12 जो है राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट करता है 12 को। तो कुल मिलाकर के संख्या बन जाती है आपकी 250। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि एन ऑर्डिनरी बिल पास्ड बाय द स्टेट असेंबली कैन बी डिलेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स। इसके ऑप्शंस हैं 1 मंथ, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स और 4 मंथ्स। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 4 मंथ्स। स्टेट की बात हो रही है कि जो भी एक ऑर्डिनरी बिल होता है स्टेट असेंबली पास कर दे तो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। ऐसे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है, अभी जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है अब। तो जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, तो मैक्सिमम वो कितने दिन तक हेल्ड कर सकते हैं उस चीज को, कोई भी ऑर्डिनरी बिल को, तो 4 महीने तक ही रख सकते हैं, ठीक है ना, डिले कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द फर्स्ट टू एडॉप्ट पंचायती राज। इसके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान। पंचायती राज एडॉप्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान में पहली बार पंचायती राज लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1959 में 1959 में जब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। इसके ऑप्शंस हैं चेन्नई, कटक, बेंगलोर और कानपुर। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा कटक, जो कि उड़ीसा में है, और यहीं पर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इट सेज द ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट सुटेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। इसके ऑप्शंस हैं कॉटन, राइस, सीरियल्स, शुगर केन। तो इसका सही उत्तर है ब्लैक सॉइल, जिसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ये कॉटन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, और ये जो सबसे ज्यादा जिस स्टेट में पाया जाता है उस स्टेट का नाम है गुजरात, जहां पर कॉटन मिल्स भी बहुत हैं और कॉटन का उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में होता है। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10, इट सेज कि द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग अल्टीट्यूड्स इज अल्टीमीटर, ऑडियोमीटर, आमीटर और गैल्वेनोमीटर। इसका सही उत्तर है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट which is used for measuring altitudes, हाइट कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द गेटवे ऑफ इंडिया इज इन। इसके ऑप्शंस हैं चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। तो द गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, विच इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो उस जगह पर है और इसे बनवाया गया था 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ के आगमन के लिए, उनके आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, मुंबई में है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा या फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका सही उत्तर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा was the first chairman of Atomic Energy Commission. The next one is DDT was invented by Paul Muller, Carl Benz, Rudolf और Dalton. DDT किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो इसके आविष्कारक थे पॉल मुलर, जिनको इसके लिए 1948 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और डीडीटी एक तरीके का पेस्टिसाइड है जो फसलों में उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। फिर से दोहराता हूं, डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोमीथेन। ऑलराइट, 1948 में इसके लिए पॉल मुलर को
नोबेल प्राइज भी दिया गया था। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्होंने इस चीज का इन्वेंट किया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए बिना गूगल किए। द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, इसके ऑप्शंस हैं आयरन, बॉक्साइड, क्रायोलाइट और हेमेटाइट। इसका सही उत्तर है बॉक्साइड। बॉक्साइड इज सेड टू बी द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है सरस्वती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। इसका सही उत्तर होगा कर्नाटका। कर्नाटका में है ये श्रावस्ती रिवर पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। श्रावस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन श्रावस्ती रिवर। और जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसे कि वाटरफॉल कहते हैं, जिसे जोग या गरसोपा के नाम से जानते हैं, वो भी कर्नाटका में है और वो भी श्रावस्ती नदी पर ही है। ऑलराइट, तो इसे भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिफिशियंसी ऑफ आयरन लीड्स टू रिकेट्स, डेंटल कैविटी, मलेरिया और एनीमिया। तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन लीड्स टू एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम करता है, और हीमोग्लोबिन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जो हमें ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस तरीके से हमें समस्या होती है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो वी बिकम एनीमिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बायोलॉजी से। द नेक्स्ट वन इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मैसूर, कोलकाता, बेंगलोर और कोचिन। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय भारत में कहां है? तो इसका सही उत्तर है बेंगलोर, जो कि कर्नाटका की राजधानी है। एंड कर्नाटका इज द स्टेट विच प्रोड्यूसेस कॉफी इन मैक्सिमम अमाउंट। सबसे ज्यादा उत्पादक जो राज्य है भारत के अंदर वो है बेंगलोर, कर्नाटका कॉफी के मामले में। अगला क्वेश्चन है कि नेम द गवर्नर जनरल हु अबॉलिश्ड सती सिस्टम इन 1829। 1829 में उस भारत के गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था और भारत के राजा राम मोहन राय इसमें बहुत ज्यादा योगदान देकर गए थे। उन्होंने सती सिस्टम के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा आवाजें उठाई थी। इनफैक्ट उन्हें भारत का रीबर्थ का पिता भी कहा जाता है, रेनेसा, द फादर ऑफ रेनेसा इन इंडिया कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। उन्होंने सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम किए थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज। इसके ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और ट्राइक्लोरोमीथेन। तो इसका सही उत्तर है क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक नाम होता है वो है ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको याद रख लीजिएगा, केमिस्ट्री से पूछा जाता है ये सवाल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। ये कहता है द हिंदुस्तान शिपयार्ड इज लोकेटेड इन। इसके ऑप्शंस हैं चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई और मैंगलोर। इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, जिसे वाइजाग भी कहा जाता है और यहीं पर हिंदुस्तान शिपयार्ड है जहां पर शिप बनते हैं इनफैक्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आप कृपया ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए कि नेम द प्लांट इंपॉर्टेंट फॉर सेरिकल्चर। अब सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि सेरिकल्चर होता क्या है। इसके ऑप्शन है पी, लेग्यूम्स, मलबरी और कैसिया। तो सेरिकल्चर इज नथिंग बट ये आपका सिल्क का कल्टीवेशन है। सिल्क का कल्टीवेशन इज कॉल्ड सेरिकल्चर और इसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है वो है मलबरी। मलबरी लिव्स के ऊपर जो है सिल्क के वो चीजें अंडा देती है और फिर उस तरीके से इसका उत्पादन किया जाता है। आगे का प्रोसेस लार्वा से प्यूपा और बाकी चीजें होती है। तो ये सेरिकल्चर के लिए मलबरी लिव्स जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 की द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ओडिशा इज। ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी और सरस्वती। तो ओडिशा की या उड़ीसा की जो अभी वहां का चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं,
उस स्टेट की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर का नाम बताइए, तो वो है महानदी। और महानदी के ऊपर ही भारत का सबसे लंबा बांध यानी कि हीराकुंड बांध बंधा हुआ है, ये भी याद रख लीजिएगा। महानदी उड़ीसा के मैक्सिमम एरियाज को कवर करती है। इट इज 6th लार्जेस्ट रिवर इन द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं कि हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है? इसके ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत के प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 24 इट सेज कि विच गैस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द नेम ऑफ द गैस विच इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर। और इतना ही नहीं, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इट सेज कि हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किस जगह पर है या उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, द हेग, जिनेवा और पेरिस। तो न्यूयॉर्क यूएसए में इसकी राजधानी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 26 इट सेज द फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कांग्रेस वाज हेल्ड इन। पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कब स्थापित किया गया था या कब हेल्ड किया गया था? तो यह किया गया था 1843 में, 1843 में, 43 में। अगला क्वेश्चन है कि विच क्रॉप इज सोन इन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा एरिया में उत्पादन होने वाला फसल कौन सा है? इसके ऑप्शंस है राइस, व्हीट, शुगर केन और मेज। तो राइस इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। जो धान की फसल है वो सबसे ज्यादा एरिया में उत्पादित होती है भारत के अंदर। इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए क्या क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस होने चाहिए आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। 3 महीने तक धान की फसल में कम से कम 1 इंच पानी जरूर होना चाहिए, क्योंकि पानी की हमेशा सबसे ज्यादा जरूरत होती है धान की फसल को। द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज डिटरमाइंड इन। जो गोल्ड है, जो सोना है, सोना की वैल्यू को भारत में इन सब शहरों में से कौन से शहर में उसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाती है? इसके ऑप्शंस हैं रोम, तेहरान, वाशिंगटन और लंदन। तो लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी, उस जगह पर गोल्ड की वैल्यू तय की जाती है लंदन में। ऑलराइट। लंदन गोल्ड मार्केट फिक्सिंग लिमिटेड जो एक तरीके से कंपनी है वो तय करती है कि सोना का मूल्य कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। ये सारी चीजें होती हैं तय, और फिर पूरे विश्व में उसी चीज को फॉलो किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। बिहार, इलाहाबाद, वेस्ट बंगाल और गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं, ये कहां पर है? तो ये है गुजरात में। और एशियाटिक लॉयन के लिए, एशियाटिक शेर के लिए ये फेमस है, गिर नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन गुजरात। अब हमें कमेंट में ये लिख के बताइए कि कान्हा नेशनल पार्क कहां पे है और किस लिए फेमस है। कमेंट में जरूर लिख के बताइए बिना गूगल किए, तब समझूंगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। क्वेश्चन नंबर 38 इट सेज कि नोवाक डी जोकोविक इज अ फेमस प्लेयर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। इसके ऑप्शन है हॉकी, चेस, फुटबॉल और लॉन टेनिस। तो नोवाक डी जोकोविक जो है वो लॉन टेनिस के बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं और वो सर्बिया के रहने वाले हैं। साल 2008 में उन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के रूप में जीता था और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हमेशा लॉन टेनिस की बात करें तो तीसरे चौथे नंबर पर रहते हैं और काफी सारे ग्रैंड स्लैम अभी तक जीत भी चुके हैं। ग्रैंड स्लैम क्या होता है आपको बता दूं तो इसके अंदर 4 चीजें आती है। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। ये 4 चीजें आती है और इन चारों को मिला करके कैलेंडर स्लैम बोला जाता है और इस टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। खेल कूद से दिलचस्पी हमेशा रखनी चाहिए। मुझे तो बहुत ज्यादा है, कारण यह है कि मैं काफी दिनों तक खेलता रहा हूं, स्पोर्ट्समैन रहा हूं। बॉक्सिंग, एथलेटिक्स जैसे फील्ड जो है वो मेरे फेवरेट रहे हैं और लगभग सारे गेम्स को मैं पसंद करता हूं, इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। इसलिए 1-2 क्वेश्चन मैं खुद से डालता हूं आपके इसमें। What does GM in GM crop stands for?
GM क्रॉप यूज किया जाता है ये टर्म, उसमें GM का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल GNM। इसके ऑप्शंस हैं ग्रीन मैन्योर, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिक मैन्योर और नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप GM का मतलब है कैपिटल GNM। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंड्स इन द नंबर 32 की विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लासेस आर यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स। बुलेट प्रूफ स्क्रीन बनाने के लिए इनमें से कौन से तरह का ग्लास का उपयोग किया जाता है? तो सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास, जेना ग्लास और लैमिनेटेड ग्लास। तो इसका सही उत्तर है लैमिनेटेड ग्लास। लैमिनेटेड ग्लास को लेयर बाय लेयर कई लेयर्स में यूज किया जाता है, उससे बुलेट प्रूफ स्क्रीन तैयार होती है जो गोली लगने से इंसान को बचाती है, या बहुत सारी गाड़ियां भी उस तरीके की तैयार की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ये कहता है कि नेम द नॉन इंडियन हु रिसीव्ड भारत रत्न फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और ओबिन मेहता। तो उस इंसान का नाम बताइए जो भारतीय नहीं होते हुए भारत का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हुआ। उसके ऑप्शन में खान अब्दुल गफ्फार खान का आता है। खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज नॉन इंडियन, लेकिन उन्हें भारत रत्न मिला था इन द ईयर 1987। हालांकि भारत रत्न मदर टेरेसा को भी मिला है, उन्हें 1980 में ही भारत रत्न मिल चुका था, लेकिन वो भारत की सिटीजन बनकर रही। इसके अलावा 1990 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी मिला, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत बुक, उनका नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने किताब लिखी है, पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने 24 या 28 साल तक जेल में रहने का वर्णन किया है। वो काफी दिन तक जेल में रहे थे, ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स ही हैज स्पेंट इन जेल इन साउथ अफ्रीका। और तब 1994 में जब साउथ अफ्रीका आजाद हुआ तो वहां के राष्ट्रपति बनाए गए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं वो नेल्सन मंडेला। बहुत ज्यादा हमारे देश के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बहुत अच्छी मित्रता थी उनकी, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनके। क्वेश्चन नंबर 34 की व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया। इथोपिया की राजधानी कौन सी है? अबूजा, आदिस अबाबा, हरारे और उलान बटेर। इसका सही उत्तर है आदिस अबाबा। आदिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया। और इथोपिया के एथलीट्स बड़े ही अच्छे होते हैं, मतलब कि लॉन्ग रेसर स्पेशली, बहुत मतलब मैराथन रेसर जो होते हैं इथोपिया के, बहुत ही तगड़े लड़के लड़कियां सब। अगला क्वेश्चन है कि व्यू ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सेंट ऑफ गटर्स। इनमें से गटर्स का सेंट किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है बाबा आमटे, मदर टेरेसा, अन्ना हजारे और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर है मदर टेरेसा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मदर टेरेसा को साल 1979 में 79 में नोबेल प्राइज मिला था, 1980 में भारत रत्न दिया गया। और वो इतनी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और उन्होंने जनमानस की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जीते जी किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहिए, हर एक दुखी की सेवा की, और उनका नारा भी था दीन दुखियों की सेवा। सच अ ग्रेट पर्सनालिटी शी वॉज मदर टेरेसा, जिन्होंने लगभग काफी समय कलकत्ता में गुजारे। 36 number question says कि the Chauri Chaura incident took place in 1922 and it finds prominence in Indian national movement. In which state is Chauri Chaura located? चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में। तब भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इसके चलते। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पर भारतीयों ने एक पुलिस चौकी को जला दिया था, जिसमें से कई सारे पुलिस वाले मर गए थे। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन उस समय वापस लिया था, उससे दुखी होकर के। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कल्हना, विशाखदत्ता, बाणभट्टा और चाणक्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। और जैसा कि पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिक्स है, ठीक है ना। शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य भी था। क्वेश्चन नंबर 38 सेज कि नेम द न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1903। इसके ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, हरिजन, इंडियन स्पीकर्स
और इंडिया न्यूज। इसका सही उत्तर है इंडियन ओपिनियन। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि महात्मा गांधी एक बहुत अच्छे वकील थे और साउथ अफ्रीका में उन्होंने काफी ज्यादा वकालत की है। नेटल, जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया जैसे शहरों में काफी दिनों तक रहे और उन्होंने अपना मूवमेंट पहली बार उधर ही स्टार्ट किया था, साउथ अफ्रीका में। बाद में भारत 1915 में आए और तब यहां की स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, लेकिन उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका में 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर निकाला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 की नेम द पर्सन फ्रॉम इंडियन सिनेमा हु इज द ओनली विनर ऑफ स्पेशल ऑनररी एकेडमी ऑस्कर अवार्ड्स इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा सो फार। इसके ऑप्शंस हैं मृणाल सेन, श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे और मीरा नायर। तो सत्यजीत रे जो हैं बहुत ही अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, बहुत ही तगड़े। उनको ऑनररी एकेडमी ऑस्कर मिल चुका है और 1992 में, और बाकी AR रहमान को 2 ऑस्कर मिल चुके हैं। उन्हें साल 2009 में स्लम डॉग मिलियनर के लिए 2 ऑस्कर मिले थे AR रहमान को, लेकिन इन्हें सत्यजीत रे को ऑनररी एकेडमी ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था साल 1992 में। और बहुत बड़े फिल्मकार हैं ये, अब नहीं रहे सत्यजीत रे। इंडियन सिनेमा को ऊपर उठाने में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा। क्वेश्चन नंबर 40 सेज कि द मराठा एंड केसरी वर द 2 मेन न्यूज़पेपर्स स्टार्टेड बाय लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय। तो द नेम ऑफ द पर्सन हु स्टार्टेड मराठा एंड केसरी वॉज बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी बर्मा के मांडले जेल में। क्या आप हमें उस पुस्तक का नाम बता सकते हैं बिना गूगल किए? जब उन्हें जेल में रखा गया था बर्मा में, मांडले जेल में, तो उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। प्लीज नेम द बुक रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 41 सेज कि इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल पुलिस म्यूजियम इज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। इसके ऑप्शन है चेन्नई, नागपुर, दिल्ली एंड कोलकाता। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का पुलिस म्यूजियम कहां पर बनाया गया? तो यह बनाया गया है दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में इनफैक्ट। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना जो हैं वो 1978 बैच के IAS ऑफिसर हैं। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है वो चुना जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, अरविंद सक्सेना। द नेक्स्ट वन इज कि हु हैज गिवन द लॉज ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के लॉज किसने दिए हैं? इसके ऑप्शन हैं रॉबर्ट हुक, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन और विलियम हार्वे। इसका सही उत्तर है ग्रेगर मेंडल। और चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था ये हमें जरा कमेंट में लिख करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है द नोबेल प्राइज इज गिवन फॉर विच ऑफ ऑल कैटेगरीज। इसके ऑप्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स और ऑल ऑफ दीज। क्या आप बता सकते हैं नोबेल प्राइज कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज जो है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है मेडिसिन, चौथा है लिटरेचर, 5वां है पीस और 6ठा है इकोनॉमिक्स। ठीक है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है, साल 2019 में किस किस को नोबेल प्राइज मिला, किसके लिए मिला, ये सारी चीजें याद रखिएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर इवन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड करंट अफेयर्स एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनवाइटेड महात्मा गांधी टू चंपारण फ्रॉम लखनऊ सेशन टू लीड द फ्रीडम स्ट्रगल। इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और सजीदानंद सिन्हा। लखनऊ सेशन में 1916 में वो कौन सा इंसान था जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण में, बिहार के चंपारण में हो रहे किसानों पर अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा, उसको फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में लीड करने के लिए महात्मा गांधी को इनवाइट किया था? तो द नेम ऑफ द पर्सन वाज राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल उस अवस्था में महात्मा गांधी को अपने किसान भाइयों के लिए वहां से फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करने के लिए बुलाया था और महात्मा गांधी गए और उन्होंने फिर अपनी सत्याग्रह जो है वो चंपारण से शुरू की और चंपारण का नाम आज बापू धाम हो गया है। कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा, मैं जा चुका हूं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज लोकेटेड एट चेन्नई, खड़गवासला, देहरादून और गया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज
लोकेटेड एट देहरादून। और एक चीज और बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि देहरादून जो शहर है वो उत्तराखंड की राजधानी है। इसका नाम देहरादून कैसे पड़ा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किस्सा है। आप गुरु द्रोणाचार्य को जानते होंगे, जो महाभारत में गुरु थे इनफैक्ट सभी के पांडवों की शिक्षा वगैरह के लिए। तो गुरु द्रोणाचार्य जो हैं उन्होंने इस शहर को चुना था पांडवों की शिक्षा के लिए, और उनके ही नाम पर इस शहर का नाम देहरादून हो गया। आप निकालने की कोशिश कीजिए, डेरा द्रोण वो बाद में निकल करके देहरादून हो गया। और बहुत ही अच्छा एक सुंदर सा झरना बहता है, एक मंदिर है, और वहीं पर वो तपस्या किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उसी जगह पर अश्वत्थामा का जन्म भी हुआ था। उस मंदिर में मुझे जाने का मौका एक बार मिला, तो मैंने ये सब चीजें जानी और अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया इसे शेयर कर दीजिएगा। तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर उस शहर का नाम देहरादून पड़ा है, ठीक है ना। डेरा द्रोण से देहरादून हो गया ये। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कृष्णा, महानदी, गोदावरी और मूसी। तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। ऑलराइट। द भगवद गीता वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स विल्किंस, सैमुअल रिचर्डसन और थॉमस जॉर्ज। इसका सही उत्तर है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किन जो कि एक ब्रिटिशर थे और उनके द्वारा भगवद गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने बनारस आकर के गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो बनारस ऐसे ही नहीं महान है, बनारस में महाभारत लिखा गया, गीता को ट्रांसलेट किया गया, रामचरितमानस तुलसीदास ने वहीं पर लिखा, कबीर वहीं पैदा हुए, और हिंदी का थोड़ा इतिहास में जाते हैं तो बहुत सारे लोग उस जगह से जुड़े पड़े हैं। तो दैट इज वाई बनारस वैसे ही पुराने समय से ही महान रहा है। बहुत बड़े बड़े कार्य हुए यहां पर। अगला क्वेश्चन है 49th नंबर। द नील दर्पण इज द बुक रिटन ऑन इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण बाय। ऑप्शंस आर रविन्द्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्र, चित्तरंजन दास और रास बिहारी बोस। तो नील दर्पण एक पुस्तक है जो कि चंपारण के सत्याग्रही या इंडिगो प्लांटर्स के ऊपर जो नीलहा आंदोलन था, नील के खेतीहर किसान थे, उनकी समस्याओं का वर्णन है, उनके स्ट्रगल का वर्णन है। तो ये लिखा गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। क्वेश्चन नंबर 58 इट सेज कि काशी विद्यापीठ वाज फाउंडेड बाय। इसका नाम अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो चुका है, लेकिन काशी विद्यापीठ वाज फाउंडेड बाय। इसके ऑप्शंस हैं मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, एनी बेसेंट और भगवान दास। तो भगवान दास वाज द फाउंडर, इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ काशी विद्यापीठ। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। उम्मीद है काफी ज्यादा नॉलेजफुल रहे होंगे, इंटरेस्टिंग रहे होंगे, और आप अपने टेस्ट को किस तरीके से कितने मार्क्स लेकर के आए हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न जो है काफी ज्यादा रिसर्च के बाद काफी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश रही है, आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और उम्मीद है कि आपका ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा इस वीडियो को देख करके। इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की चीजें हमेशा लाते रहेंगे, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए हमेशा मदद करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर पसंद आ गया तो एक जरा सा लाइक दे दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक एज ऑलवेज यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।